को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विकासखंड विलंगना की प्रथम बीडीसी बैठक पंचायत प्रमुख राजीव कंडारी ने की अध्यक्षता। डीएम नितिका खंडेलवाल बैठक में रही मौजूद। 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली का आयोजन। रैली की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने की अध्यक्षता। नैनीताल को नशामुक्त बनाने के लिए चलाया गया अभियान। पुलिस ने एक चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में चरस बरामद। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर सचिवालय में सीएम धामी की बैठक। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की समीक्षा की। वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली नौनिहालों को मिलेगी एस्कॉर्ट की सुविधा। अधिकारियों को धामी के निर्देश। मानव वन्य जीव संघर्ष को खत्म करने के लिए करें प्रभावी प्रयास। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने पर 30 मिनट में मौके पर पहुंची टीम। संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय होगी। प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता कराएं उपलब्ध। गांवों के आसपास झाड़ियों को करें साफ। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पौड़ी डीएफओ को हटाने के निर्देश दिए। प्रभावित परिवार की आजीविका को सहायता देने के लिए 2 सप्ताह के अंदर नीति बनाकर करें प्रस्तुत। जनपदों में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए उपकरणों को शीघ्र कराएं उपलब्ध। हमारी पहली जिम्मेदारी वन्य जीवों से लोगों के जीवन को बचाना। नई तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दें। जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों में न आए, इसके लिए स्थायी समाधान पर ध्यान दिया जाए। वन्य जीवों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों के माध्यम से लगातार नजर रखें। वनकर्मी लगातार करें निगरानी। ग्रामीणों के साथ संवाद मजबूत रखें। बच्चों और परिवारों को साथ लेकर महिलाओं को आसपास वन्य जीवों की मौजूदगी को लेकर करें जागरूक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सांसद महेंद्र भट्ट ने विशेष उल्लेख के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई चर्चा में प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की राष्ट्रवादी नीति का आभार व्यक्त किया। आइए अब आपको सुनाते हैं राज्यसभा में सांसद महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आसन को नमन करता हूं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलम मातरम। अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं इस गरिमामय सदन में खड़ा हूं तो मेरा हृदय उस गर्व से भरा हुआ है जो हिमालय जितना ही प्राचीन है और नंदा देवी के शिखरों को छूने वाली सूर्य की पहली किरण जितनी पवित्र है। आज हम वंदे मातरम के 150 वर्षों पर चर्चा कर रहे हैं। यह केवल एक गीत नहीं महोदय, एक महामंत्र है। एक ऐसा मंत्र जिसने साधारण धूल को क्रांति में बदल दिया। एक ऐसा मंत्र जिसे गाते हुए हंसते हुए इस देश के युवाओं ने फांसी के फंदे को गले से लगा दिया। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं, जो ऋषियों की तपोभूमि है। मेरे रगों में गंगा और यमुना का जल बहता है। मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो तपस्या का अर्थ जानते हैं। मेरे पहाड़ के लोग जो सीढ़ीदार खेतों में पसीना बहाते हैं, जो शून्य से नीचे के तापमान में सीमाओं की रक्षा करते हैं और जो केदारनाथ बद्रीनाथ के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हमारे यह धरती केवल भूगोल का एक टुकड़ा नहीं, यह धरती साक्षात मां है। जब गढ़वाल या कुमाऊं रेजिमेंट का कोई सैनिक सीमा पर गोली खाता है तो उसकी अंतिम सांस में केवल 2 ही शब्द निकलते हैं, जय हिंद या वंदे मातरम। यह जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, वह जमीन के टुकड़े के लिए नहीं मरता महोदय, वह उस जीवित जागृति के लिए प्राण त्यागता है जिसे हम भारत माता कहते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज का दिन गहरे आत्मचिंतन और एक कड़वे सत्य को स्वीकारने का भी दिन है। आज जब हम इस गीत के उत्सव को मना रहे हैं तो हमें यह प्रश्न पूछना होगा, आज यह गीत हमारा पूर्ण राष्ट्रगान क्यों नहीं है? इसे क्यों खंडित किया गया? इसे क्यों बांटा गया? कांग्रेस के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई इतिहास की पुस्तकें आपको बताएंगी कि यह सहमति के लिए किया गया था, लेकिन सत्य जिसे दशकों की झूठी धर्म शिक्षा के बोझ तले दबा दिया गया।
कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा स्थित सर्किट हाउस में कृषि उद्यान, ग्राम्य विकास और सैनिक कल्याण विभागों के कार्यों की समीक्षा की। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जनपद के विकास के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग समन्वय बनाकर जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए ठोस प्रयास करें। बैठक में लखपति दीदी योजना, पलायन रोकथाम योजना, एप्पल मिशन के साथ में मौन पालन और मधुग्राम के रूप में ग्रामों का विकास और पॉली हाउस स्थापना की रफ्तार को और तेज करने पर विशेष जोर दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये सभी योजनाएं सीधे किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए प्रत्येक लाभार्थी तक योजनाओं का 100% क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने जनपद में हॉर्टी टूरिज्म की परिकल्पना पर भी काम प्रारंभ करने को कहा, जिसके तहत उद्यानिकी और पर्यटन से जोड़कर युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार केंद्रित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को गति मिले। ग्राम विकास उद्यान सैनिक कल्याण की समीक्षा बैठक में की है और कई विभागों की प्रगति से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि विभाग के अधिकारी आंकड़ों के साथ यहां पर नहीं आए हैं। मैंने उससे कहा कि भविष्य में जब आप बैठक में आए पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि आज जितनी भी चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो सीधे आम जनमानस तक अगर पहुंचे तो हम कृषि व उद्यान से इस प्रदेश की आर्थिकी को हम बदल सकते हैं। आज हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लेकर आए हैं, उसमें 80% सब्सिडी देते हैं। हम कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। हम ड्रैगन फ्रूट के लिए सब्सिडी लाए हैं, हम एप्पल के लिए सब्सिडी लाए हैं, हम पॉली हाउसेस के लिए सब्सिडी लाए हैं। और अभी मैं 2 दिन पूर्व एक गांव में गया, बगरतोला, तो मैंने वहां पर देखा कि वहां के करीब 100-150 पॉली हाउस गांव में लगे थे। और जब मैंने उन किसानों से बातचीत की, मुझे बताया गया कि खर्चे काटकर 3 लाख से ऊपर वो परिवार इसमें कमा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से इस प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। आज जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवर की, आज हम ऐसे उस पर क्रॉस पर जा रहे हैं। जैसे कीवी है, कीवी को बंदर नहीं खाता है, नींबू है उसको बंदर नहीं खाता है। जो हमारे अरोमा प्लांट्स हैं, जब ये राज्य बना था तो हमारा टर्नओवर 2 करोड़ का था। उधर कृषि, ग्राम्य एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कुमाऊं दौरे के दौरान सर्किट हाउस काठगोदाम में जनपद नैनीताल के कृषि उद्यान, सैनिक कल्याण और ग्राम विकास विभागों की समीक्षा बैठक की और बैठक में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लखपति दीदी पलायन रोकथाम योजना, एप्पल मिशन, कीवी मिशन, प्राकृतिक खेती, मौन पालन, मधुग्राम विकास और पॉली हाउस स्थापना जैसी योजनाएं किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और लाभ वास्तविक पात्रों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लंबित दावों का तत्काल निस्तारण कर किसानों को समय पर राहत उपलब्ध कराने को कहा है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा वितरित किए जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता की समीक्षा पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को मिलने वाली सामग्री उपयोगी और टिकाऊ हो। उन्होंने न्याय पंचायत स्तर तक तय लक्ष्यों को पूरा करने और बीज, खाद और पेस्टिसाइड की उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित करने को भी कहा है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हल्द्वानी में शहीदों के आश्रितों और उनके बच्चों के लिए बनने वाले हॉस्टल स्वर्गीय जनरल BC जोशी के नाम पर रखा जाए। सरकार हो चाहे प्रदेश की धार्मिक सरकार हो, जनता की द्वार, जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आपने देखा होगा, हर खेत में पहुंच रहे हैं।
जितने विधायक मंत्री हैं सब अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। मैं भी लगभग 8 जिलों का दौरा मैंने किया है और अपने वहां की समीक्षा मैंने की, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ की जलवायु है, हमारा जो मेरिट्स है पूरे देश में सबसे सर्वोत्तम है। जब मेरिट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने इसकी टेस्टिंग की तो उसने बेहतर पाया है। उसका उत्पाद कैसे बढ़े उसके लिए हम डीएपी सब्सिडी दे रहे हैं। इसी प्रकार जो एप्पल है, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, नींबू है, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में देश की जहाँ इकोनॉमी बढ़ेगी तो यहाँ इस प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने में इस फील्ड का बहुत बड़ा योगदान है। उधर विकासखंड भिलंगना की प्रथम बीडीसी बैठक विकासखंड सभागार के क्षेत्र पंचायत प्रमुख राजीव कंडारी की अध्यक्षता घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह और डीएम टेहरी नितिका खंडेलवाल की उपस्थिति में हुई। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से सदन को अवगत कराया, तो वहीं जिस पर संबंधित अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी। सदन के सदस्यों द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्र में धनराशि दिलाए जाने की मांग पर डीएम ने अधिकांश प्रस्ताव को मंजूरी देने की बात कही। धनराशि स्वीकृति करने की बात कही। उन्होंने बताया कि आपदा क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर हैं। डीएम ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह क्षेत्र में अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें, क्षेत्र का समय समय पर दौरा करें, जिससे कि आम जनमानस को हो रही दिक्कतों का समाधान किया जा सके। तो वहीं बीडीसी बैठक के बाद विधायक और डीएम ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भैरवनाथ और दुर्गा स्वयं सहायता समूह के मसला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। बीडीसी में आए हैं और बीडीसी में जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं वो अपने अपने इश्यूज जो एक एक विभाग के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा पीडब्ल्यूडी के, क्योंकि काफी सारी रोड्स जो है उनकी स्वीकृति काफी टाइम हो गया, परंतु किसी कारणवश विवाद के कारण वो रोड्स नहीं हो पाई है। तो पीडब्ल्यूडी से संबंधित, जल संस्थान, जल निगम से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित काफी समस्याएं आज सुनी, काफी जनप्रतिनिधियों ने सब उठाया है हमारे प्रधानगढ़ में, और उसको विभाग द्वारा नोट भी किया गया। कुछ जो उनकी परीक्षाएं थी, कुछ जो क्वेश्चन थे उसका भी जवाब दिया गया। बीडीसी द्वारा कुछ और भी प्रस्ताव महत्वपूर्ण पारित किए गए हैं, उन प्रस्तावों को भी हम लोग उचित माध्यम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पहुंचाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर सीएम धामी ने की जेल विकास बोर्ड की बैठक। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जेल विकास बोर्ड की बैठक सीएम धामी ने की। खुली जेल सितारगंज में कच्ची घानी सरसों तेल संयंत्र की स्थापना पर बनी सहमति। सितारगंज और हरिद्वार जेल में मशरूम फार्मिंग की भी बनी सहमति। केंद्रीय कारागार सितारगंज, जिला कारागार अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी उप कारागार हल्द्वानी और रुड़की में लॉटरी मशीन की होगी स्थापना। मुख्य सेवक के अधिकारियों को निर्देश, राज्य की सभी जेलों में एक जेल एक प्रोडक्ट का करें विकास। कारागारों में निरुद्ध बंदियों के कौशल विकास के लिए नियमित करें कार्यक्रम। आईटीआई के माध्यम से भी जेलों में अलग अलग ट्रेड के दें प्रशिक्षण। जेलों के विकास के लिए राज्य का अपना अलग मॉडल हो विकसित। जेलों में बनाए गए उत्पादों का सरकारी कार्यालयों में उपयोग करें। समय समय पर जेलों में भोजन व्यवस्था को भी परखें। कारागारों में चिकित्सकों की हो पर्याप्त व्यवस्था। उधर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर जनपद को नशामुक्त बनाने के लिए नैनीताल पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में चरस के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देशों के क्रम में नैनीताल पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में नैनीताल पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को 896 ग्राम चरस के साथ में धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह जनपद में नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
प्रभुदेव गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी की 100वीं जयंती के अवसर पर उनकी जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मुहूर्त शॉट शहीद स्थल झूला घर पर फिल्माया गया और इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने एक गीत पर अपनी प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी की जयंती के अवसर पर इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को टाउन हॉल सभागार में लोगों को दिखाया जाएगा। इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड और देश में इसे एक साथ रिलीज किया जाएगा, जिसको लेकर जो है सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म को स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी के गांव और उनके पैतृक निवास पर भी फिल्माया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में सभी स्थानीय कलाकारों को मौका दिया गया है। निर्माता निर्देशक प्रदीप भंडारी ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में इंद्रमणि बड़ौनी की 100वीं जयंती मनाई जानी है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इंद्रमणि बड़ौनी की जीवनी को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, ताकि युवाओं को उनके जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। पर्यटन नगरी मसूरी में पटरी व्यापारियों का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है, जिसके चलते शहीद स्थल पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया आनंद रावत पटरी व्यापारियों के समर्थन में पहुंची। उन्होंने पटरी लगाने वाले व्यापारियों के साथ वार्ता कर पटरी व्यापारियों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन दिया। नेत्री सोनिया आनंद ने आगे की रणनीति पर बैठक कर पटरी व्यापारियों को जो है उनका हक दिलाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने नगर पालिका अध्यक्ष पर पैराशूट कैंडिडेट होने का आरोप लगाने पर कहा कि रेड्डी पटरी वाले उत्तराखंड के लोग भुखमरी के कगार पर हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा इन्हें जबरन हटाया जा रहा है, जबकि इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीति करने का समय नहीं है और न ही आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय है। जनता के बीच में आकर वह हर समय उनकी समस्याओं के लिए लड़ती हैं और जब तक पटरी व्यापारियों को न्याय नहीं मिलता तब तक वह उनकी लड़ाई लड़ती रहेंगी। ये हमारी पैराशूट कैंडिडेट साहिबा को कि वो इस पर ये ना कहें कि राजनीति है, क्योंकि ये आम जन मुद्दा है। आपने देखा होगा इतने सारे जो हमारे रेडी पटरी के लोग हैं वो बेचारे सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी आजीविका है, उनका घर चलता है। तो पहले तो मेरी हिदायत भी है उनको, ये एक वैसे तो मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन के रूप में उनको बोलना भी चाहूंगी कि इस तरह की शब्दों का प्रयोग ना करें कि राजनीति नहीं है, ये आम जन समस्या है और ये तो हम तक आना ही नहीं चाहिए था। तो उनको खुद सुलझाना चाहिए था। एक ऐसी पोस्ट पे वो विराजमान है तो उनको खुद ही देखना चाहिए था इसको कैसे इसको सिस्टम में लेके आना है और कैसे इन लोगों से सेटलमेंट करना है, कैसे बात करनी है। तो उन्होंने खुद ही मुद्दे दिए हैं, तो भाई विपक्ष क्या, हर आदमी इसमें बोलेगा ही और बोलना भी चाहिए। अगर हम लोग सामाजिक लोग हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे, बढ़ चढ़ करके बोलेंगे। देखिए मुझे जवाब नहीं देने हैं। मैंने कहा ना पैराशूट कैंडिडेट क्यों कहा मैंने, इसीलिए कहा कि आप 15 दिन में आते हैं, आपको चुनाव पूरी उससे जान लगा करके जितवाया जाता है। तो हमारे कोई गुरु चेले वाला सिस्टम नहीं है, मैं चेली नहीं हूं, मैं तो काम करने वाली महिला हूं और मुझे अपनी सफाई भी नहीं देनी है, क्योंकि मेरा जवाब जनता देगी। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की की ओर से वोट छोड़ गद्दी छोड़ की 14 दिसंबर को प्रस्तावित रैली की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई और बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुल्कीराज सैनी ने की है। बता दें कि बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कांग्रेसियन बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लें। बैठक में जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि देश के संविधान की रक्षा के लिए हर कार्यकर्ता को अपने साथियों सहित जो है 14 दिसंबर को दिल्ली पहुंचना चाहिए, ताकि राहुल गांधी की इस निर्णायक रैली को मजबूती मिल सके। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुल्कीराज सैनी ने कहा कि मौजूदा समय बेहद चुनौतीपूर्ण है और ऐसे वक्त में संविधान को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की इस रैली को सफल बनाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह 14 दिसंबर की रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें। उन्होंने आपके बीच में जो हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी हैं, उनके द्वारा जो दिल्ली में रैली रखी गई है उसके बारे में सब कुछ बताया और ये बताया कि वहां पर अधिक से अधिक जनता हम लेकर के जाएंगे और उसके लिए जो है बसों की और गाड़ियों की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों जिसके पास गाड़ी नहीं भी है तो उसके पास उपलब्ध करा दी जाएगी
सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी लेकर के आप लोगों को दिल्ली रैली में पहुंचना है। धन्यवाद। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर में भट्टा कॉलोनी और खेरी खुर्द ग्राम सभा को आपस में जोड़ने के लिए नाले पर बनाई जा रही पुलिया का निर्माण अधर में लटका है। इसकी बड़ी वजह दोनों ग्राम सभाओं में रहने वाले लोगों के बीच आपसी समन्वय स्थापित नहीं होना है। एसडीएम ऋषिकेश लगातार दोनों ग्राम सभाओं के निवासियों से मिलकर इस आपसी समन्वय को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों के बीच में आपसी सहमति नहीं बनी है। एसडीएम योगेश मेहरा ने मौके पर जाकर पुलिया निर्माण को लेकर निरीक्षण किया और पुलिया निर्माण का विरोध करने वालों को 12 दिसंबर के दिन बैठक कर लिखित रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्देशित किया है। मौके पर विरोध कर रहे भट्टा कॉलोनी के निवासियों ने कहा कि खेरी खुर्द के कुछ लोग निजी स्वार्थ की वजह से पुलिया का निर्माण करवाना चाहते हैं। खेरी खुर्द में खाली पड़ी जमीनों पर प्लॉटिंग होनी है, इसलिए भट्टा कॉलोनी के रास्तों को पुलिया से जोड़कर प्लॉटों को महंगे रेट पर बेचने जाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं खेरी खुर्द के निवासियों का कहना है कि इस पुलिया के निर्माण से स्कूल जाने वाले सैकड़ों बच्चों को आवागमन में सुविधा होगी और कॉलोनी के लोग भी आसानी से दोनों ग्राम सभाओं में आ सके। श्यामपुर और खेरी खुर्द दोनों ग्राम पंचायतों को आपस में कनेक्ट करने वाली पुलिया को लेकर के एक विवाद वो दोनों ग्राम सभाओं के स्थानीय निवासियों के मध्य वो चल रहा है। इसके क्रम में पूर्व में भी सिंचाई विभाग और जो कार्यदायी संस्था है लोक निर्माण विभाग, उसके साथ राजस्व विभाग के द्वारा भी इसमें ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया था, रिपोर्ट दी गई थी और इस पर जिलाधिकारी महोदय ने पुनः इनकी आपत्तियों को सुनवाई करते हुए इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके क्रम में आज स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया और इसमें जो सुनवाई के लिए कल का इसमें श्यामपुर ग्राम पंचायत में वो तिथि और समय निश्चित किया गया है। और जिस भी पक्षकार की कोई पुलिया निर्माण को लेकर के आपत्ति है, क्योंकि ये पुलिया वो जिला योजना से विधिवत स्वीकृति प्राप्त है, तो यदि पुलिया निर्माण से किसी का हित प्रभावित हो रहा है और वो औचित्यपूर्ण है तो निश्चित तौर पर उस पर सुनवाई करके आगे स्टेप लिया जाएगा। उधर नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में पर्यटकों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। हालांकि दिन में तेज धूप निकलने से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन सुबह और शाम के समय अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय दुकानदार, होटल व्यवसायी और फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। व्यापार में आई तेजी से पूरे क्षेत्र में रौनक बनी हुई है। पर्यटक नैनीताल के साथ साथ अन्य प्रमुख स्थलों जैसे बाबा नीम करौली, महाराज के अचित धाम, भीमताल और सातताल आदि क्षेत्रों में भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उधर नगर पालिका परिषद मसूरी और प्रशासन द्वारा गठित टाउन वेंडिंग कमेटी यानी टीबीसी की ओर से पटरी व्यापारियों को चिन्हित कर विस्थापित करने की कार्रवाई को लेकर मसूरी में विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। इस मामले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने पटरी व्यापारियों का समर्थन करते हुए नगर पालिका की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने पटरी व्यापारियों के विस्थापन को लेकर प्रश्न किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2016-17 में नियमावली बनाई थी कि व्यापारियों को हटाने से पहले उनके विस्थापन की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन नगर पालिका ने स्थान चयनित करने से पहले ही हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि शहर व्यवस्थित तो होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों की रोजी रोटी माल रोड से जुड़ी हुई है उनका विस्थापन होना भी जरूरी है। पटरी व्यापारी संघ के अध्यक्ष रामकिशन रही ने कहा कि टीबीसी कमेटी द्वारा 109 लोगों का चिन्हीकरण किया गया है, जिसकी लिस्ट भी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि नगर पालिका द्वारा पटरी व्यापारियों के साथ अन्याय किया जाएगा तो भूख हड़ताल की जाएगी और इसकी सारी जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। वालों का सवाल है, अभी उत्तराखंड सरकार ने 2016-17 में एक नियम बनाया पटरी वालों के लिए कि इसके तहत इनका निस्तारण किया जाएगा। उसी के तहत मसूरी में भी एक कमेटी बनी है, सुना मैंने, तो उसकी पूरी बुकलेट पढ़ी है कि उसमें क्या क्या है, कितने लोग मेंबर होंगे और कौन उसका चेयरमैन होगा, और जिसमें कि मेंबर चेयरमैन उसका अधिशासी अधिकारी और मेंबर उसका एसडीएम भी रहेगा, सीओ रहेगा, कोतवाल रहेगा, और ये जो पटरी वाले हैं इनमें से भी उसके सदस्य होंगे। और ये तभी होगा कि ऐसे नहीं कि ऊपर से आपने नॉमिनेट कर दिया, उनको बिठा के इन्हीं में से चुन करके वो समिति में बनेंगे। क्योंकि मेरे संज्ञान में आजकल आया कि यहाँ समिति में ऐसे बना दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल से
ओरिजिनल पटरी वाला है कि नहीं है, व्यवस्थित होना चाहिए, शहर व्यवस्थित होना चाहिए। मैं इसका वो नहीं हूं, मैं इसका चाहता हूं कि शहर सुंदर रहे, जिससे कि सबकी रोजी रोटी से चले। वैसे तो जहां तक हमारी सूचना थी कि जो पटरी पे बैठने वाले 400 कुछ लोगों को उन्होंने चिन्हित करा कि ये हैं यहाँ पर, जबकि ऐसा नहीं है। 109 लोगों को उन्होंने चिन्हित किया है। और मैं जहां तक मैं समझता हूं जो पटरी पे बैठने वाले हैं वो इतने लोग नहीं है, हद से हद होंगे तो 100-130, इससे ज्यादा नहीं होंगे जो ओरिजिनल बैठने वाले हैं। अगर लिस्ट में माना जाए तो वो जितने भी जोड़ लें, क्योंकि उसमें कोई राजनीति होगी, भाई पहले इनका नाम जोड़ दो फिर इनको कहीं जगह दे देंगे, ये कर देंगे, कुछ अपने भी होते हैं कुछ पराये भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ धांधलेबाजी तो है। अब हम तो ये कहते हैं उसकी स्पष्ट जांच हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।